गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू क्लास 12th। आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। हम यहाँ पे गणित की कक्षाएं पढ़ेंगे। हमारे पास 12 गणित में कुल मिला के 13 अध्याय हैं, जिसमें कि पहले 6 अध्याय पहली किताब में हैं और बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो हैं वो दूसरी बुक में हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला अध्याय या पहला चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन या फिर संबंध एवं फलन, जो कि हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्लास 11 का रिवीजन कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि एक्चुअली संबंध था क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संबंध की परिभाषा मैं आपको साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। संबंध किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमति युग्मों के प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये हमने परिभाषा पढ़ी है। अब इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के बेसिस पे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, 2 सेट्स मैंने ले लिए हैं P और Q। ठीक है, यहाँ पे समुच्चय P है, समुच्चय Q है। पहले हम समझ लेते हैं कि कार्तीय गुणन क्या था। ठीक है, यानी कि P क्रॉस Q। दिखाते कैसे हैं कार्तीय गुणन को? P क्रॉस Q। और इसका अर्थ क्या होता है P क्रॉस Q का? P क्रॉस Q का अर्थ ये है कि हमें पहला अवयव लेना है P से और दूसरा अवयव लेना है Q से। यानी कि जो इसका पहला क्रमति युग्म बनेगा वो बनेगा A अली, A भानु, A बिनॉय, A चंदा, A दिव्या, राइट। यानी कि A के साथ आपको Q के सभी अवयव लेने हैं। इसी प्रकार से B के साथ भी आपको Q के सभी अवयव लेने हैं और इसी प्रकार C के साथ भी आपको Q के सभी अवयव लेने हैं। तो इस प्रकार से जो एक हमारा समुच्चय बन जाएगा इन सभी को लेने से, उसी को हम P क्रॉस Q या फिर P और Q का कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हमने समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ पे लिखा भी है। देखिए कैसे लिखा है, x, y, जहां x P का अवयव है और y Q का अवयव है। तो ये तो हमने पढ़ा कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन क्या था। अब हम कह रहे हैं, जैसे परिभाषा में हमने पढ़ा था कि संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। यानी कि ये जो हमारे इसके अवयव आए हैं x, y के फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, इसमें से अगर हम कुछ उठा लें तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं। लेकिन वो कुछ जो हम कैसे लें, किस प्रकार से लें, उसके लिए हमें एक संबंध परिभाषित करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप आगे यहाँ पे एक संबंध परिभाषित भी किया है मैंने समझाने के लिए कि r बराबर x, y होगा कब? जब x नाम y का प्रथम अक्षर है। अगर x नाम y का प्रथम अक्षर है तो उसका प्रतिबिंब जाके बनेगा। जैसे यहाँ पे अली है, अली का प्रथम अक्षर क्या है? A। तो एक यहाँ पे A है तो A का प्रतिबिंब अली है, क्योंकि अली का प्रथम अक्षर A है। ठीक है, ऐसी B का प्रतिबिंब भानु और बिनॉय है, क्योंकि भानु और बिनॉय दोनों के प्रथम अक्षर B हैं। फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो B है, राइट। यहाँ पे C का इमेज क्या होगा? इमेज या प्रतिबिंब चंदा होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे दिव्या के लिए यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है। इतनी चीज समझ में आ गई कि जो हम कार्तीय गुणन में या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी अवयव को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा जिस प्रकार से संबंध परिभाषित किया गया होगा उसी प्रकार से हमारे पहले जो सेट है, पहला समुच्चय के अवयवों के प्रतिबिंब हमको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं। याद आ रहा है, कुछ 11th में पढ़ा था। पहले वाला सेट जो होता है, पहले वाला समुच्चय जो होता है, उसे हम प्रांत कहते हैं या फिर डोमेन, राइट। और दूसरा कंप्लीट जो समुच्चय होता है, कंप्लीट सेट होता है, इसको हम कहते हैं को डोमेन या फिर सह प्रांत। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है परिसर और रेंज। परिसर और रेंज क्या है? अगर हम खाली उन्हीं अवयवों को ले जो कि समुच्चय P के अवयव के प्रतिबिंब हैं, इमेजेस हैं। जैसे अली आप देख रहे होंगे इमेज है A की,
भानु और बिनोय बी की इमेज है, सी की इमेज चंदा है, तो सारी इमेजेस है ना, ये सारे प्रतिबिंब हैं। तो इनको सबको अगर हम एक समुच्चय में रख ले तो उस समुच्चय को हम कहते हैं परिसर या फिर रेंज। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो समुच्चय था इसको हम कह रहे थे सहप्रांत, और सहप्रांत में ऐसा संभव है कि कुछ अवयव हमारे छूट जाएं जिसका कि जो कि किसी के भी प्रतिबिंब ना हो, लेकिन जो रेंज है, परिसर है, उसमें हमें लेना ही उन्हीं अवयव को है जो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है जो कि पी के अंदर मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये हमने बात करी परिसर और सहप्रांत की। यहां से देखने से एक चीज आपको और समझ आ रही होगी कि परिसर हमेशा सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, जो आपकी रेंज होगी दैट विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो परिसर है वो हमारा सहप्रांत का हमेशा ही उपसमुच्चय होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये अभी तक हमने ये पढ़ा है जो कि क्लास 11 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संबंध क्या था। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन या फिर संबंध के प्रकार। एक्चुअल में जो क्लास 12th में आपका स्टार्ट हो रहा है वो है संबंधों के प्रकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहला संबंध पढ़ने वाले हैं वो है वॉइड रिलेशन या फिर रिक्त संबंध। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है रिक्त, रिक्त मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा संबंध जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। वॉइड मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे परिभाषा हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखी है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, अर्थात आर बराबर 5। जैसे हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं? 5 से। तो 5 किसका उपसमुच्चय है? वो तो सभी जितने भी समुच्चय होता है उनका उपसमुच्चय होता है, तो a क्रॉस a का भी होगा। ठीक है, समझ में आया कुछ क्या कहा गया है कि इस संबंध में कुछ भी नहीं होगा। देखिए उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे। उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि a किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब हमारे पास a एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कि एक सभी स्कूल के विद्यार्थी बालकों का स्कूल है वो, उसमें कोई भी बालिकाएं नहीं पढ़ती हैं। ठीक है, अब देखिए संबंध यहाँ पे क्या परिभाषित किया गया है। ये कह रहा है कि बी ए का प्रतिबिंब कब होगा? जब ए बी की बहन है। तो अब आप मुझे बताइए क्या ए बी की बहन हो सकती है? जबकि हम जानते हैं कि जो ए समुच्चय है उसमें सभी के सभी बालक हैं, तो बालिकाएं जब है ही नहीं उसके अंदर तो आपकी बहन वो हो ही नहीं सकती है। तो इसका अर्थ क्या है कि आर कैसा समुच्चय, ऐसा संबंध है रिक्त संबंध। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी एक आपको अवयव ऐसा नहीं मिल सकता जो इससे मैच कर जाए। कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं मिल सकता जो दूसरे लड़के की बहन हो जाए, वो भाई होगा, राइट? भाई हो सकता है, बहन नहीं हो सकता है। तो ये संबंध कैसा हो गया? रिक्त संबंध या फिर रिक्त संबंध है। ठीक है, ये एक रिक्त संबंध है। रिक्त समुच्चय भी आप लिख सकते हैं, समुच्चय कोई गलत नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम संबंध समझा रहे हैं तो इसको संबंध आप कह लीजिए कि ये कैसा संबंध है? रिक्त संबंध है। ठीक है, समुच्चय तो है ही है लेकिन रिक्त संबंध भी है। ठीक है, अब दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिवर्सल या फिर सार्वत्रिक संबंध। अब इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है। अब नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स मतलब सार्वत्रिक, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, और वही होने भी वाला है। देखिए आप कैसे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए हो जाए। अब अगर ऐसा हो जाए कि आप ऐसा संबंध स्थापित कर दें कि पूरा का पूरा जो कार्तीय गुणन है आपका, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वही मिल जाए आपको, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अब उदाहरण क्या है? देखिए उदाहरण क्या है, हमने एक उदाहरण ले लिया, फिर से वही उदाहरण ले लिया। ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय ले लिया हमने, लेकिन इस बार संबंध थोड़ा अलग परिभाषित किया। देखिए क्या परिभाषा लिखी हमने, ए कॉमा बी, बी ए के स्कूल का विद्यार्थी है। तो बताइए अब इसमें क्या क्या आएगा? ये कह रहा है बी ए का प्रतिबिंब कब होगा? जब बी ए के स्कूल का विद्यार्थी होगा। अब जब हमने अपना सेट ए लिया ही इसी प्रकार से है कि ए के स्कूल के विद्यार्थी सब हैं,
तो सभी उसी स्कूल के विद्यार्थी तो होंगे, यानी कि हर एक अवयव दूसरे अवयव के साथ जाके उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे, ये कैसा संबंध होगा, सात्विक समुच्चय संबंध या फिर यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि R बराबर A क्रॉस A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध क्या है। देखिए, अब है तुल्यता संबंध या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, 3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाएगा जब वो तीनों चीजें फुलफिल करेगा। तीनों चीजें क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य। देखिए नाम से पता चल रहा है, स्वतुल्य यानी कि अपने आप से ही तुलना, या फिर इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है, रिफ्लेक्शन पड़ा है ना, जैसे हमें शीशे में देखो तो अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें हम ही दिखते हैं शीशे में देखने में ना। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि यदि प्रत्येक ए जो कि ए के अंदर है, हर एक अवयव जो सेट हमने लिया है उसके अंदर है, के लिए A, A आर के अंदर हो, यानी कि हमारा संबंध इस प्रकार से परिभाषित हो कि हर एक अवयव खुद से ही संबंध बना ले, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं कि ये किस प्रकार का संबंध है, रिफ्लेक्सिव या फिर स्वतुल्य। अभी उदाहरण से हम समझेंगे तो और क्लियर होगा। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा है सिमेट्रिक या सममित। फिर नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्री मतलब दोनों साइड एक जैसा, राइट। यही हमने पढ़ा है सममित में कि दोनों साइड एक जैसा होता है। सममित रेखा पढ़ी है ना, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं सिमेट्री सममित। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यदि समस्त A, B A के अंदर है, के लिए A, B R के अंदर हो, मतलब एक आपने अवयव R के अंदर ले लिया कि B A का प्रतिबिंब है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये प्राप्त हो जाए कि A भी B का प्रतिबिंब मिल जाए, यानी कि उल्टा भी सही हो जाए, A B R के अंदर है तो B A भी अगर R के अंदर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि दिया गया संबंध सममित है या फिर सिमेट्रिक है, राइट। अब तीसरा आ जाता है इसमें, तीसरा समझ लेते हैं हम। तीसरा है ट्रांजिटिव या फिर संक्रामक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, संक्रामक, संक्रमित हो रहे हैं, जैसे आजकल कोरोना से हो रहा है ना, उसी प्रकार का ये कुछ है, समझ लीजिए कैसे। या ट्रांजिटिव, ट्रांजिशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। देखिए क्या है, यदि समस्त A, B, C जो A के अंदर है, उसके लिए A, B अगर R के अंदर हो तथा B, C R के अंदर हो। देखिए आप B दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो और सीधे A ने देखो B को संक्रमित किया, B ने C को, तो अगर A से C संक्रमित हो जाता है, यानी कि C A की इमेज आ जाता है या C A का प्रतिबिंब आ जाता है, अगर इस प्रकार का हो जाता है तो हम कहते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक है, ठीक है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ वो है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध है। यहाँ पे हमने समुच्चय A लिया था जो कि नॉन एम्प्टी या फिर अरिक्त समुच्चय है। ये चीज हम पहले भी बोल रहे हैं कि जिस भी समुच्चय को हम लेंगे वो अरिक्त होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तभी हम इन चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। अगर समुच्चय के अंदर कुछ होगा ही नहीं, राइट, अगर वो रिक्त होगा तो ये चीजों की बात बनती ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं जो हमने तुल्यता संबंध समझा है। देखो एक उदाहरण मैंने लिया है। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय समझ में आ गया क्या है, हमने ले लिया T एक समतल। समतल मतलब जैसे आप मान सकते हो कि ये एक पेपर भी एक समतल है, ठीक है। इस समतल पे आप जितने त्रिभुज बना सकते हो, कितने बनेंगे, इन्फिनिटी भाई, अनंत बन जाएंगे, ठीक है। सभी त्रिभुज है जो एक समतल पे बन सकते हैं, उसको हमने लिया है, उसके समुच्चय को हमने T कह दिया, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक समुच्चय, अब समुच्चय T में R, अब देखो संबंध इसने क्या परिभाषित किया है, ये कह रहा है T2 T1 का प्रतिबिंब होगा कब, जब कि के सर्वांग सम होगा, जब T2 T1 के सर्वांग सम होगा, मतलब जब T2 T1 के सर्वांग सम सबको पता है ना, बिल्कुल एक जैसे होते हैं जो, तो अगर दो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे होते हैं तभी वो एक दूसरे के से संबंध बनाएंगे, T1 T2, ठीक है। एक संबंध है तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। तुल्यता संबंध के लिए प्रूव करना है तो फर्स्ट आपको 1 by 1 हेडिंग के साथ ये तीनों चीजें प्रूव करनी है।
तो क्या था सबसे पहले तुल्यता के लिए स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम स्वतुल्य या फिर रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। देखिए कैसे। हम जानते हैं कि प्रत्येक T1 जो T के अंदर है, एक हमने कोई भी त्रिभुज जो है इस समतल के ऊपर उठा लिया। अब मुझे बताओ कि कोई भी त्रिभुज क्या अपने सर्वांग होगा या नहीं होगा? अपने बराबर तो हर कोई होता है ना भाई। तो इसका अर्थ क्या है कि T1 के सर्वांग है। अगर T1 के सर्वांग है तो T1 और T1 R के अंदर होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। हमने संबंध ही इस प्रकार से बनाया है कि अगर वो सर्वांग हो जाते हैं तो वो R के अंदर है। तो इसलिए प्रत्येक, आप रीजन भी यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपने लिख दिया क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, इसलिए R स्वतुल्य है। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट है इसका सममित या फिर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आप देख लीजिए क्या है सिमेट्री में। प्रत्येक T1 T2 जो T के अंदर है, ठीक है, उसके लिए अगर T1 T2 R के अंदर हुआ, T1 T2 R के अंदर हुआ मतलब T2 किसके सर्वांग है? T1 के। ठीक, तो क्या T2 T1 भी R के अंदर होगा? बताओ तो जरा भाई। अगर T2 T1 के सर्वांग है तो मुझे ये बताओ कि T1 T2 के सर्वांग होगा या नहीं होगा? भाई दोनों ही बराबर है ना, चाहे तुम कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। तो इसका अर्थ अगर T1 T2 के सर्वांग है तो T2 T1 के भी सर्वांग होगा, यानी कि T1 T2 T1 भी R के अंदर होगा। और अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि फर्क नहीं पड़ता है, T1 T2 भी R के अंदर, T2 T1 भी R के अंदर, तो हम क्या कहते हैं ऐसे कि ये कौन सी वो है कि इसमें सम्मित हो गया ये। अगर T1 T2 के सर्वांग है तो T2 भी T1 के सर्वांग होगा, इसलिए R कैसा है? सम्मित है। समझ में आ गई इतनी बात। अब लास्ट पॉइंट जो रह जाता है वो रह जाता है संक्रामक या फिर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को भी हम समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स, कितने अवयव चाहिए हमें? 3, क्योंकि संक्रमित करना है ना। तो T1 T2 T3 तीन त्रिभुज ले लिया आपने T के अंदर, ठीक है, T1 T2 T3। अगर T1 T2 R के अंदर है और T2 T3 R के अंदर है, मतलब T2 T1 के सर्वांग T3 T2 के सर्वांग तो मुझे ये बताओ कि T3 T1 के सर्वांग होगा या नहीं होगा? भाई T1 T2 के बराबर, T2 T3 के बराबर, तो दोनों ही जब T2 के बराबर है तो T1 और T3 भी तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सर्वांग होंगे। इसका अर्थ ये कि T1 T3 R के अंदर होंगे। अगर T1 T2 के सर्वांग है और T2 T3 के सर्वांग है तो T1 और T3 भी सर्वांग होंगे, इसलिए R संक्रामक है। ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखनी होगी। तो जब आपने तीनों चीजें सिद्ध कर दी यहाँ पे, तो तीनों चीजें सिद्ध करने के बाद हम कह सकते हैं कि दिया गया प्रदत्त R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसलिए दिया गया जो संबंध है या रिलेशन है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध कहेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, जब कोई चीज हमें सिद्ध करनी होती है तो हम उसे जनरल लेंगे। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने T1 T2 T3 लिया है, आप कोई वैल्यू नहीं उठा के लेंगे, ठीक है। जब चीजें सही सिद्ध करनी होती है तो हम उसे जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब ABC ही लेना है, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे 1 2 3 ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है। आपको एक जनरल कोई भी उठा के लेना है, जैसे हमने यहाँ पे T1 T2 T3 लिया है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जितना आपको समझ में आया है आप इसका होमवर्क करेंगे, जिसमें कि आप दिए गए उदाहरण जो NCERT में है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 1.1 कर पाएं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। थैंक यू।